अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अब ये क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बाद सेकंड मेथड है जिससे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कहा गया है। इससे पिछली वीडियो जो कि मैंने मैट्रिक्स इन्वर्स या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में बनाई और अपलोड की, उसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जिसमें क्लियरली ये चीज़ बताई हुई है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, और ये कि पेपर में अगर इक्वेशन अपने इन शक्लों के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में आ जाए तो फिर उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। साथ में ये भी डिटेल मैंने उसमें बताई है कि अगर पेपर में आपको कौन से मेथड में क्वेश्चन कहा जाता है तो आपने कौन से मेथड को अडॉप्ट करना है और कौन से को नहीं करना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये क्वेश्चंस देखने से पहले इन्वर्स मेथड वाली वीडियो देख लें। उसके स्टार्ट में इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें गिवन है जिसमें ये बताया गया है कि अगर पेपर में क्वेश्चन में इक्वेशंस इस स्टैंडर्ड फॉर्म से चेंज होकर थोड़ा सा आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं। यहाँ हम क्रैमर्स रूल स्टार्ट करते हैं और इसको यूज़ करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा काम वही स्टार्ट में करना है जो कि इन्वर्स मेथड के अंदर होता है। सबसे पहला तो काम ये कि आपने इसको इक्वेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है और जो पहली इक्वेशन बनती है उसमें पहली जो मैट्रिक्स बनता है उसमें हमने इनके कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। ये जितने भी एक्स और वाई लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो पहला आपका मैट्रिक्स बनता है उसमें इन एक्स और वाईज के कोफिशिएंट्स लगते हैं। इस एक्स का कोफिशिएंट 2, इसका वाई का -2, यहाँ पे एक्स का 3 और यहाँ पे 2। इसके बाद इससे अगला मैट्रिक्स इन दो वेरिएबल्स x ऊपर और y नीचे इस तरीके से आ गया और इक्वल टू के बाद ये 4 और 6 वाला मैट्रिक्स अपनी जगह पे। अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, हमने इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म दे दी। आप इस मैट्रिक्स को a का नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ax इज इक्वल टू b जिस तरीके से हम इन्वर्स मेथड में करते रहे वो करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी सबसे पहला काम यही होगा, उसमें भी यही था कि सबसे पहला काम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा 2, -2, 3 और 2, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा 2 2 ज़र 4 और माइनस के बाद -2 × 3 -6, तो ये आंसर आता है 4 + 6 = 10। चूंकि ये नॉन ज़ीरो नंबर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा आगे क्वेश्चन चल सकता है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जो इन्वर्स मेथड होता है उसमें रीज़न कुछ और होती है कि अगर ये ज़ीरो आ जाए तो उसमें इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता और इसीलिए आगे क्वेश्चन नहीं जा सकता। यहाँ पे भी ज़ीरो अगर आ जाए तो क्वेश्चन आगे नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रीज़न इन्वर्स नहीं है, उसकी रीज़न आगे के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर बेस करती है। ए फाइंड करने के बाद ए का डिटर्मिनेंट, अब आपने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए के नीचे एक छोटा सा एक्स लगा देते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर ए एक्स। और ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे निकलता, इसका तरीका ये है, देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक्स के साथ थे और ये दोनों एलिमेंट्स वाई के साथ थे। ए एक्स में आपने क्या करना होता है, एक्स वालों को छुपा लेना और उसकी जगह ये लिख देना, y वाले एज इट इज आएंगे इसके अंदर। दोबारा सुन लें, ए एक्स के अंदर आपने x वालों को छुपा लेना, बाकी क्या बचा, ये दोनों, पहले तो इन दोनों को लिखते हैं -2 और 2, और जो x वाले यहाँ पे कोफिशिएंट्स मौजूद थे उनकी जगह ये वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 और 6, यानी कि जो x वाले एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे इन दो एलिमेंट्स के साथ। अब इसका जब हम लेते हैं मैट्रिक्स का आंसर आएगा 4 2 ज़र 8 और माइनस के बाद -2 × 6 -12, इसका आंसर आता है 8 + 12 = 20। ये आ गया ए एक्स फाइंड करने के बाद x की वैल्यू कैसे निकलती है, यहाँ से x का फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
ये वो चीज़ है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर ये 0 आ जाए तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। उसकी रीज़न यही है कि अगर ये फॉर्मूला हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक है एक्स फाइंड करने का, तो इसमें नीचे ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है और अगर नीचे 0 आ जाए तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारे लिए, मतलब नो सोल्यूशन आ जाता है। ये ए एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 20 और नीचे ए की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की 10। तो जब कटिंग होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 2। ये x का आंसर है। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर ए वाई के साथ भी होगा। हम ए वाई निकालते हैं। ए वाई में हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में जो y वाले एलिमेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं ये इनको छिपा देंगे और x वालों को फिलहाल लिखते हैं 2 और 3 को, 2 और 3। अब y वाले एलिमेंट जब हमने गायब कर दिए या छिपा दिए तो उसकी जगह ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं 4 और 6। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 6 आर 12 और माइनस के बाद 4 3 आर भी 12 आता है, तो इसका आंसर आता है 0। अब यहां से ए वाई तो आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमें पता है कि y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू आ गई 0 और नीचे a का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। ये कंप्लीट मेथड है हमारा क्रैमर्स रूल के जरिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जो पिछली वीडियो है उसमें उस वीडियो के स्टार्ट में चंद मिनट्स की डिटेल है जो कि आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन बोर्ड, तो इसको भी देख लें। और ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दी है और बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैं यहीं पे बोर्ड पे लिख के तो आपको यहाँ पे अपनी वीडियो में आगे दिखा दूंगा। कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उस सूरत में बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की, और आपको उसमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी एज अ की बुक, एज अ गाइड कि इन तमाम क्वेश्चंस में क्या क्या हो रहा है। मेथड 100% तमाम पार्ट्स में, इस फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स में मेथड बिल्कुल सेम है 100%। थैंक यू। ये जो पार्ट नंबर 5 है, जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसका भी मैट्रिसेस बनाते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, और याद रखें जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप करके आपने कह देना है कि नो सोल्यूशन, क्योंकि आगे वाले जो फॉर्मूले हैं जब हम उनमें अगर नीचे 0 लगाएंगे तो फिर वो चीज़ आउट ऑफ बाउंड हो जाती है, उसमें इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नो सोल्यूशन।